मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। महासंग्राम 2024 से जुड़ी इस वक्त की जयपुर से बड़ी खबर बताते चले, जहां हीट वेव मौसमी बीमारियों को लेकर बैठक लगातार जारी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमनसर बैठक ले रहे हैं। दोपहर 3 बजे इस बैठक प्रस्तावित है। स्वास्थ्य भवन में ये बैठक होगी, तो दोपहर 3 बजे बैठक प्रस्तावित है। 3 बजे समय है जहां पर स्वास्थ्य भवन में ये बैठक होगी और इस बैठक को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमनसर लेंगे। हीट वेव मौसमी बीमारियों को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि हीट वेव के चलते जो पारा है राजस्थान का वो 50 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है और उसका जो प्रभाव है वो दिल्ली एनसीआर में भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। और हीट वेव के चलते जहां पर हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी हो रही हैं, तमाम वो बीमारियां हो रही हैं, मौसमी बीमारियां हो रही हैं, सर्दी सर्दी जुकाम, सीधे हार्ट पर लोगों के असर पड़ रहा है। जो गर्मी है वो दिमाग पर चढ़ जाती है। तो इन सब चीजों को लेकर ही ये बैठक होने जा रही है। हालांकि हीट वेव को लेकर राज्य सरकार ने पहले ही अधिकारियों के और विभागों के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी हैं, लेकिन आज हीट वेव को लेकर और जो मौसमी बीमारियां हैं इनको लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमनसर दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य भवन में बैठक में मौजूद रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि पानी की किल्लत पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर आज राजधानी में यानी कि जयपुर में कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन देखने को मिलेगा। झोटवाड़ा जलदाय कार्यालय पर मटके फोड़े जाएंगे। झोटवाड़ा क्षेत्र में पानी की लगातार जबरदस्त किल्लत मची हुई है। शहर में कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में इस प्रदर्शन को लीड किया जाएगा। जयपुर के कांग्रेस नेता भी पेयजल संकट पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये प्रदर्शन मटका फोड़ कर किया जाएगा। राजधानी में आज कांग्रेस का जलदाय संकट की वजह से ये बड़ा प्रदर्शन। और आपको बड़ी खबर इस बीच में बता दें कि कुछ देर में ही आपको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे, जहां पर जेपी नड्डा ने किसको कहा है पर्ची वाला नेता। 400+ प्लान पर जेपी नड्डा का ये सुपर एक्सक्लूसिव थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। राहुल केजरीवाल पर भी जेपी नड्डा क्या बोले हैं, पीएको को लेकर भी प्लान के ऐलान पर क्या बोले हैं जेपी नड्डा। क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 4 पार लाने की प्लानिंग भी है? दुनिया भर में, देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा गूंज रहा है। अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यानी 2 लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी। यही 2 लोगों ने एक फिल्म बनाई थी ना 2017 में, और फिर वो फ्लॉप हुई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और फिर ये बिछड़ गए थे। फिर 2 भाई वापस मिले हैं आपस में, दोनों शहजादे। कांग्रेस कह रही कि हमारा ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी आइडिया लाई कहां से? राहुल के मुंह से। मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बांटने का काम करेंगे। एक आधी अंगूठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे। जी, मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा तो देश हाथ से निकल जाएगा। मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? स्पेशल रिजर्वेशन, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन इससे चुनाव पोलराइज करने का प्रयास नहीं है। राम हमारे लिए आस्था का विषय है, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर अडवाणी जी ने तो यात्रा निकाली। आप लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर, हमारी एंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से, उसका जो जवाब था मुझे लगा ये आपको दिखाना चाहिए। माता पिता है मोदी जी हमारे भाई भी है। करोड़ों लोग ये महसूस करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18। और न्यूज 18 पर हम इलेक्शन की मेगा कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरे देश में हम आपको हर खबर से रूबरू कर रहे हैं। लेकिन 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। लेकिन इस 6 चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी आज कहां खड़ी है, यह बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सारथी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 पार का जो नारा है वो विपक्ष को फंसाने के लिए था।
ये स्ट्रैटेजी क्या सफल भी हुई है एक तरह से? अब डिस्कशन ये हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी, नहीं आएंगे, बीजेपी कितनी आएगी? क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 400 लाल पार लाने की प्लानिंग भी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और वो लक्ष्य हम लोगों ने 400 पार यानी 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए और बाकी एनडीए की, और हम 400 पार करें और उसी लक्ष्य को लेकर के हम चले। यह इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वह उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो ये है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलझ गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे, यानी हम 400 पार लायक हैं, ये उन्होंने इनडायरेक्टली कमिट कर लिया और वो हमारी पोटेंशियलिटी, हमारा पोटेंशियल 400 पार करने वाला है, और उसको वो डिबेट करते रहे और उनको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी इतना सामर्थ्य रखती है कि वो कर भी सकती है, इसीलिए उसको वो नकारने का प्रयास करते रहे। लेकिन उन्होंने फिर उलझा भी दिया। उन्होंने बोला कि ये 400 पार इसलिए चाहिए कि बीजेपी आरक्षण को ही समाप्त करना था, ये नैरेटिव बिल्डिंग करी। ये देखिए, कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का और ये सभी पार्टियों का शुरू से ये रवैया रहा है, दे नेवर प्ले अ पॉजिटिव गेम, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये शून्य है, दे आर ब्लैंक। लेकिन बीजेपी भी ट्रैप हो गई इस एजेंडे के। ट्रैप नहीं हुई, हमें मालूम है कि इस तरीके के षड्यंत्र रचते रहेंगे और हमको उन षड्यंत्रों को स्पेड लोगों के सामने स्पष्ट करना है। लेकिन एक इकोसिस्टम ने इसको एक बड़ी खाद पानी भी दी। वो तो इकोसिस्टम इसी खाद पानी पर ही तो जीवित है पिछले 70 साल से, जो एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से लगी रही है, यही इकोसिस्टम तो है। और इसी इकोसिस्टम से लड़ करके पिछले 10 वर्षों से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और मजबूती से हर कदम में आगे बढ़ रहे हैं और वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी, मेरा अगला सवाल है कि मोदी सरकार 10 साल पूरे कर चुकी है अपने, और वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब, ये सवाल मैंने देश के गृह मंत्री से भी पूछा था, वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब हमने देखा है कि 10 साल बाद सरकारें रिपीट नहीं होती। हालांकि यूपीए का नंबर मेरे पास है, कांग्रेस ने 2004 में उनको 145 सीटें मिली, 2009 में उनके पास 206 सीटें मिली और 2014 में हमने देखा वो 44 पे आ गए। वर्ल्ड वाइड हमने तीसरी बार सरकार को रिपीट होते हुए नहीं देखा। तो बतौर बीजेपी के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्यों सरकार रिपीट होगी? ऐसा है, तीसरी बार ऐसा है, पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में हम सत्ता पर बैठ करके भोगने नहीं आए हैं, हम सत्ता पर बैठ करके लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और लोगों का दुख दर्द तकलीफ उसको दूर करने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष नहीं 12 वर्ष गुजरात के और 10 वर्ष यहां के हम जोड़ लें, उन्होंने दिन रात पल पल एक एक घड़ी उन्होंने जीवन का, भारत की जनता की तस्वीर तकदीर बदलने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हर पल लगाया है। तो दोनों के सोच में अंतर है, क्योंकि अटल जी की सरकार भी हमने 2004 में जाती हुई देखी। उस समय एक शाइनिंग इंडिया मूवमेंट था। बार बार ऑपोजिशन एक नैरेटिव को बिल्ड कर रहा है, क्योंकि हम 6 चरण पे पहुंच चुके हैं चुनाव के। क्या ये शाइनिंग इंडिया मूवमेंट नहीं हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्या ऐसी संभावना की बात जो कुछ एक बड़ा वर्ग कर रहा है, उस एक बड़ा वर्ग नहीं, वो सदा से करता हुआ वही एक वर्ग है जी, वो हमेशा करता रहेगा, उससे हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं। लेकिन आजकल विपक्षी नेता कई सेफोलॉजिस्ट बन गए हैं। मैं एक एक करके नाम लेता हूं। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी को 140 सीटें मिलेंगी, राहुल गांधी 150, अरविंद केजरीवाल 220, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है, उन्होंने बोला कांग्रेस की 270 आ रही हैं। और एक नेता तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम क्या लूं, वो पहले सेफोलॉजिस्ट थे, फिर एक पार्टी में गए, वहां से लात पड़ी तो बाहर आ गए। अब हालांकि वो दबे शब्दों में कह रहे हैं कि एनडीए 260-70 पे पहुंच सकता है। तो मतलब ये सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, आपका टेक क्या है? ऐसा है, ये इन्होंने कोई जमीन और धरती से कनेक्टेड लोग नहीं है, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। ये अपने खुशनुमा इनको रखने वाले लोगों के साथ घूमने वाले लोग हैं और वो इनको गलतफहमी में रखने वाले लोग हैं और इनमें भी कोई एकमतता नहीं है। यानी यू कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस विथ व्हाट सीरियसनेस दे आर टॉकिंग। इनकी इच्छा है
कि बीजेपी अच्छा ना करे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये देखते हैं। अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यानी दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी, एक बनारस उन्होंने बोला, उन्होंने कोट अनकोट क्योटो की सीट हो सकता है बीजेपी जीत जाए। ऐसा है, मैं उसमें भी कहना चाहूंगा, यही दो लोगों ने एक फिल्म बनाई थी ना 2017 में, और फिर वो फ्लॉप हुई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और फिर ये बिछड़ गए थे। फिर दो भाई वापस मिले हैं आपस में, दोनों शहजादे। ठीक है, गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। 4 तारीख को 2019 में आप भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, सपा और बसपा का एक बहुत जबरदस्त अलायंस था, आरएलडी भी थी। इस बार आपको उत्तर प्रदेश का नंबर कैसा दिखाई देता है? अखिलेश जी को 79 अपना दिखाई दे रहा है। हाँ, वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटों से 2024 में उत्तर प्रदेश में आएगी। आप कह रहे हैं कि 63 से ज्यादा सीट? जी बिल्कुल जी। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मोदी का घोर विरोध करके ही विपक्ष चुनाव जीतना चाहता है, मानो मोदी का विरोध ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा बन गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर है पूरे चुनाव के अंदर, छठे राउंड तक? पूरे 7वें राउंड में भी रहेगा जी। ये उनको बेचारे, वो सोते उठते गाते मोदी जी को ही याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ वो टक्कर ले नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे को ऐसी शख्सियत, ऐसा नेता पार्टी में हैं जिनका लोहा देश मानता है और दुनिया उनको अनुकरण करती है, देखती है, समझती है, उनकी बातों को फॉलो करती है। तो ऐसे लोगों की चर्चा, वो अगर ये मोदी रागना लापे या मोदी जी के बारे में दिन रात बात न करें तो और करेंगे क्या? जी, उन्होंने कोई पॉजिटिव एजेंडा कभी किसी देश के सामने तो रखा नहीं। लेकिन पॉजिटिव एजेंडे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से दूसरे राउंड से छठे राउंड तक बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन जो है वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को कर रहा है। और बहुत सारे आपके नेताओं के बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का, हिमंता बिस्वा शर्मा का, मैं एक एक करके बयान क्या सबके बोलूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव को आप विकास से तुष्टीकरण की तरफ ले गए? और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। देखिए, ये बात सच्चाई है। सबसे पहली बात कि मोदी जी ने इस देश की सेवा बतौर प्रधानमंत्री 10 साल, और 10 साल में उन्होंने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला सबकी चिंता की। और जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कार्यक्रम, जितने भी स्कीम्स मोदी जी ने लॉन्च की, उसका एक मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत प्रयास से और बहुत अथक प्रयास से मोदी जी ने देश की पॉलिटी को, देश के लोगों को एक समरसता में जोड़ने का काम किया। और कभी उन्होंने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से इतने मुसलमानों को घर बने हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि उज्ज्वला योजना में इतने मुसलमानों को घर रखे। 10 साल ऑन रिकॉर्ड है। सारे देश को एक रूप में ला करके उन्होंने सेक्युलरिज्म का एक पॉजिटिव उदाहरण। लेकिन चुनाव, मैं पूरी बात कर, उन्होंने पूरा उदाहरण देकर के एक पॉजिटिव रूप में इस बात को रखा और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में षड्यंत्र पूर्वक, शब्द मेरा सुनिएगा, षड्यंत्र पूर्वक, चालाकी से फिर से विभाजन की बीज को बोने का काम किया। हमारा आइडियोलॉजिकल झगड़ा क्या है? जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। दिस इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। उनका नारा क्या है? डिवीजन एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जब सबको सारी चीजें मिल रही हैं, और हमें उसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रधानमंत्री, क्यों? क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सोसाइटी डिवाइड होती है। आपने अपने मैनिफेस्टो में पैरा 1, पैरा 5, पैरा 6 में आपने लिखा कि हम माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। आपने लिखा कि हम एजुकेशन में उनको हम स्पेशल रिजर्वेशन देंगे। आपने लिखा कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप ये लिखते हैं तो माइनॉरिटी आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि देश को
एक नजर से देखो, जस्टिस टू ऑल, सबको। ये तुम अलग अलग देखने का काम क्यों करते हो? लेकिन तुमने किया। फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये वो लोग हैं जिनका विशेष डिजाइन है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम का है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा है। लेकिन एक मिनट सुनिए जी। और राहुल गांधी ने वो अपने भाषण में कहा कि माइनॉरिटीज को हम रिजर्वेशन देंगे 2012 में। 12 वो कह रहे 2012 में एक बात हुई थी, उसको 12 साल बाद पिक कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र किया, हमारे चैनल ने भी उस बाइट को दिखाया। लेकिन मेरा फिर प्रश्न वही है कि मुस्लिम आरक्षण की बात कांग्रेस कह रही है कि हम मुस्लिम आरक्षण नहीं कर रहे, लेकिन हम पे थोपा जा रहा है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। थोपा नहीं जा रहा है। व्हाट डू यू मीन? जब सबको रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सामाजिक आधार पर होता है, अमीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान समिति के सामने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जब घंटों डिस्कशन करने के बाद स्पष्ट कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो ये मोहतरमा ममता दीदी ये बैकवर्ड की लिस्ट में मुस्लिमों को डाल करके बैकडोर एंट्री करने का, जिसका हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये क्या अर्थ बताता है? लेकिन और इस पर कांग्रेस चुप है कि नहीं है? तो कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 बार बैकवर्ड के हिस्से को, दलितों के हिस्से को मारने का काम किया कि नहीं किया? कर्नाटक में बैकवर्ड का हिस्सा मारने का काम किया कि नहीं किया? और सिद्धारमैया छाती ठोक के बोलता है कि ये हम करेंगे। यानी तुम संविधान के खिलाफ काम करो और हम बोले तो बात, आप फैक्चुअल बात कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये सब कुछ हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप बार बार मुस्लिम आरक्षण की बीजेपी बात करिए, लालू यादव ने बोला कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, फिर उन्होंने बोला मैंने गलती से ऐसा बोल दिया था, मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन बीजेपी ने उसको कई बार रिपीट किया। अब समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि अगर मुसलमानों को आरक्षण मिल भी जाएगा तो बीजेपी के पास से क्या चला जाएगा? ऐसा है ना, मैं यही कह रहा हूं, अगर देश निकल जाएगा हाथ से तो क्या चला जाएगा? यही इसी के बराबर तो है। मुस्लिम लीग ने क्या, मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा तो देश हाथ से निकल जाएगा? मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? मुस्लिम लीग का नारा क्या था? स्पेशल इलेक्टोरेट, यस, स्पेशल रिजर्वेशन, यस। पाकिस्तान बन गया। मोदी जी ने सबको दिया, एक किसी को भी नहीं कहा कि ये घर मैंने मुसलमान को दिया, भारत के नागरिक को दिया, कभी नहीं कहा उन्होंने कहा भारत के नागरिक को दिया। सोच और शब्द मानसिकता को बताते हैं, चावल का एक दाना चावल की किस्म को बताता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया लोग ये मोदी जी का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने। आपने बंगाल की बात करी, वहां पर मुस्लिम आरक्षण ओबीसी की जातियों में मुस्लिम जातियां डाल दी, उसको स्ट्राइक डाउन करा गया। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि हाई कोर्ट के फैसले को वो नहीं मानेंगी। मैं क्या कहता हूं, इसके बदले सीधे बोलती ना कि मैं संविधान को नहीं मानूंगी। पर ये तो संविधान मानने वाले लोग, कौन संविधान ये क्या संविधान मान रहे हैं जिनकी शब्दावली ऐसी है? आपके खिलाफ कोई कोर्ट का जजमेंट चला जाए, आप ये कहते हैं कि यस वी विल एग्जामिन द कोर्ट जजमेंट एंड वी विल टेक अ लीगल रिसोर्ट। नो, यू डिडंट से। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव एनी फेथ। तुम्हारे पक्ष का फैसला हो जाए तो कोर्ट अच्छा, तुम चुनाव जीत जाओ तो ईसीआई अच्छी, नहीं तो ईवीएम को करो बदनाम। तुम्हारे पक्ष में वो इलेक्शन, तुम्हारे पक्ष में कोर्ट का फैसला ना आए तो जुडिशरी को बदनाम कर दोगे। ऐसे चलता है देश। पर जब ये फैसला आया, वर यू शॉक्ड? जो क्या आपको पता था ये? कौन सा? जब हाई कोर्ट का फैसला आया। ऐसा है कि मैंने तो संविधान पढ़ा हुआ है, मुझे तो संविधान मालूम है ना। इसीलिए ओबीसी कमीशन बारंबार ममता को चिट्ठी लिख रहा था कि भाई जो आप कर रहे हो वो गैर संवैधानिक है, दिस इज अ बैकडोर एंट्री, यू कैनॉट डू दैट। आप रिलीजन के लोगों को आप बैकवर्ड का फैसिलिटी नहीं दे सकते हो। ये फैसिलिटी लेने के लिए आपको क्योंकि ये रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिया गया है, उसमें आप नहीं आते हो। एक बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो अगर आएगी तो सबकी संपत्ति को बांट देगी। सैम पित्रोदा साहब का भी इस पर बयान आया। कांग्रेस कह रही कि हमारा ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी आइडिया लाई कहां से है? राहुल के मुंह से। राहुल ने बोला, उन्होंने बोला कि हम ये फिर से देश के रिसोर्सेज को हम एनालिसिस करेंगे और देश के रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका कोई और अर्थ होता हो, शायद इटालियन में कोई और अर्थ होता हो तो मैं नहीं जानता,
लेकिन भारत और इंग्लिश में और हिंदी में इसका मतलब यही निकलता है कि देश की संपत्ति को हम फिर से रीअसेस करेंगे, उसको हम रिव्यू करेंगे, एक्सरे करेंगे और फिर हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस रीडिस्ट्रीब्यूट तो मेरी संपत्ति भी देखेंगे, मेरी जमीनें भी देखेंगे और मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बांटने का काम करेंगे। एक आधी अंगूठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे। जी, लेकिन आपने बड़ा दिलचस्प इसका जवाब दिया, लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं जी, फैक्चुअल। लेकिन फिर बीजेपी ने तो बोला कि आपसे लेंगे, उन्होंने बीजेपी का कहने का तात्पर्य था बहुसंख्यक से देंगे और अल्पसंख्यकों को दे देंगे, यदि ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे, ये पीएम ने कहा। ऐसा ना कि उन्होंने कहा ना कि वी विल गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू मुस्लिम्स, टू माइनॉरिटीज। तो इसका अर्थ क्या बनता है, हम क्या सोचेंगे इसमें से? मैं एक तरफ बोलूं कि मैं टॉफी लेकर के आऊंगा, फिर बोलूंगा मैंने उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रखा हुआ है, तो मेरे समझ में नहीं आएगा कि बर्थडे का केक किसको खिलाएंगे। जी, मैं राम मंदिर की बात कर लेता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे साथ साक्षात्कार किया और उन्होंने पहले भी ये बात को बोला, लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि कांग्रेस की प्लानिंग है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर पर ताला लगवाने का काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के एक गांधी परिवार के एडवाइजर की बात को कोट करा। क्या आपको लगता है कि आज के युग में कांग्रेस ऐसा बड़ा रिस्क लेगी? अगर सत्ता में आके कांग्रेस एक कर देगी तो कांग्रेस को भी पता है कि इसका रिएक्शन बड़ा जबरदस्त होगा। ऐसा ना, दिल की बात जुआ पर आ ही जाती है, वो दिल की बात जुआ पर आई है। अब जुआ पर आई है तो उसको आगे लोगों तक समझाना हमारा काम ही है कि दिल के अंदर है क्या, यही है उनके दिल में। लेकिन इससे चुनाव पोलराइज करने का प्रयास नहीं है। वो आप सनातन को गाली दें जी और आप चुप रहें, राम के खिलाफ आप एफिडेविट डालें, राम काल्पनिक है, इतिहास इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और हम चुप रहें, ये कैसे होगा? अब हम राम को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जी, हम राम को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और फिर लोग बोलते हैं कि जो राम को लाया वो उनको हम लाएंगे, तो हम क्या करें इसमें बताइए? तो राम हमारे लिए आस्था का विषय है, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर अडवाणी जी ने तो यात्रा निकाली। आप लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये अगर आप राम मंदिर अप्रैल में करते तो ज्यादा अच्छा था। अरे भाई, राम का प्राण प्रतिष्ठा ग्रहों के अनुसार और मुहूर्त के अनुसार होता है, चुनाव के डेट के साथ नहीं होता उसका कनेक्शन। हमारे लिए राम वोट का विषय नहीं है, हमारे लिए राम करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। जी, एक सवाल, क्योंकि मेरे को 23 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने ये सवाल अडवाणी जी से भी पूछा, राजनाथ जी से भी पूछा, गडकरी जी से भी पूछा, और कि ये आपसे भी कई बार पूछ चुका हूं मैं, ये पोलराइज, बीजेपी को बार बार पोलराइज फैक्टर क्यों माना जाता है? जब से सिंस द इंसेप्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, आज 2024 के अंदर भी ये सवाल बतौर पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूं, या और बाकी पत्रकार भी पूछते हैं, हाउ डू यू टेक इट एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट? ऐसा है कि ये बच्चे, कांग्रेस पार्टी आग से खेलती है हर चुनाव में जी। जब आग से खेलती है और जब जलने लगती है तो फिर बोलती है पोलराइजेशन हो गया। मैंने क्या कहा, आप बताइए, अखिलेश जिन्ना को लेके आया था कि नहीं आया था? हर चुनाव में लाने वाला कौन है? आपने अपने पैरा 1, 5 और 6 में लिखा नहीं लिखा स्पेशल ट्रीटमेंट टू माइनॉरिटीज? इस 21वीं शताब्दी में जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं और सारे देश को एक साथ मिला करके चल रहे हैं सबके लिए, और कभी उसका हम बखान नहीं कर रहे हैं, हम सारी पॉलिटी को यूनाइट करने का काम कर रहे हैं, तो जब आप इस तरीके की डिविजिव फोर्सेस का, जो आपका अंग्रेजों से आपने जो मंत्र सीखा, डिवाइड एंड रूल, डिविजिव पॉलिटिक्स, वो आप हर इलेक्शन में करते हो और आप माइनॉरिटी वोट को सीख करने का प्रयास करते हो, तो ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी वोट कहां जाता है? लेकिन और ये पोलराइज कौन करता है? आप करते हो, हम तो आपको एक्सपोज करते हैं। मैं एक और पीओके की बात बीजेपी अपनी हर रैली में कर रही है, राजनाथ जी कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, और राजनाथ जी ने तो ये बोला पीओके खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। तो मतलब अगली सरकार का एजेंडा यही है क्या? ऐसा जो एजेंडा है वो हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है जी, लेकिन जो वहां के हालात चलते रहते हैं उस पर कोई तबसरा हो जाए तो बात अलग है। हमारा कोई, हम लोगों ने कोई ना उसको एक्सप्रेस किया है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सियाचिन तक भारत का हमारा हक है और हम वहां तक की बात करते हैं जी। लेकिन बीजेपी ऑन रिकॉर्ड कई बार बोल चुकी है कि पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर को बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनके पास परमाणु बम है।
ऐसा है, इसीलिए लोगों ने आपको घर बैठा दिया ना, क्योंकि आप भारत की रक्षा नहीं कर सके, आप भारत की बातों को ठीक ढंग से रख नहीं सके, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहे और हजारों लोगों की शहादत देनी पड़ी है। आज मोदी जी की राज में घर में घुस करके पाकिस्तान को सिखाने की आदत हमें लगी है और भारत की जनता ने इस पर अपनी मुहर लगाई। पर वो कहते हैं कि थोड़ा डरना भी चाहिए, परमाणु बम है पाकिस्तान, तो इसीलिए आपको घर बैठा दिया ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा है, ना आंखें ऊपर उठा के बात करेंगे ना नीचे झुका के बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे। जी कर रहे हैं जी। मेरा अगला सवाल है कि फवाद चौधरी हैं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करी, केजरीवाल की भी तारीफ कर दी एक बात पर, हालांकि केजरीवाल ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट करा। लेकिन हालांकि कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब क्या है, सबसे पहले समझिए कि जो हमारा विरोधी देश है उसके लोग आपकी तारीफ करें तो आपकी राष्ट्रीयता पर प्रश्न खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? और वो तारीफ इस तरीके से करें ताकि आप जो डिविजिव फोर्सेस के साथ यहां पर खड़े हैं उसको आप आगे बढ़ाते चले जाओ। और ये जो केजरीवाल को खंडन इसलिए करना पड़ा क्योंकि राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों में कूट कूट करके भरा हुआ है और इसलिए जी केजरीवाल, और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है। केजरीवाल ने आजकल देश का माइंड स्पेस और बीजेपी का भी माइंड स्पेस काफी ले रखा है। आम आदमी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है। हम बीजेपी ने नहीं ले रखा है जी, वो जिनका नाम आप लेने वाले हैं जी उन्होंने ले रखा है जी। राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, आप खुद राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके पीए पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं जी। जिस दिन लखनऊ में आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो आप चुपके माइक बाएं और दाएं क्यों खिसका रहे थे? एक बार अखिलेश को दिया, एक बार संजय सिंह को दिया, आप चुप क्यों थे? वह विजुअल निकाल करके आप देखिए, वही उत्तर दे रहा है कि आपके कर्म बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप इसका जवाब दे सकें। तो ऐसे लोग जो सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं उनकी पोल तो कभी ना कभी खुलती है। क्या आपको लगता है कि ये विषय चुनावी फैक्टर भी बनेगा? कौन सा? स्वाति मालीवाल वाला? ये आम आदमी पार्टी के चरित्र को बताता है, कैरेक्टर को। तो जब कैरेक्टर को बताता है तो निश्चित रूप से वो चुनाव में भी लोग उसको देखते ही हैं। पर अरविंद केजरीवाल ऐसा बार बार क्यों करते हैं कि वो हर चीज का ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर डाल देते हैं? अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सब वोट अपने तरफ खींचने के लिए अपने इज्जत आबरू को दांव में लगा करके किसी भी तरीके से वोट आ जाए, ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पर देखिए, पढ़ा लिखा नेता मूल बात पर बात करता, उन्होंने कभी पढ़े लिखे हैं काफी, तो मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि बात क्यों नहीं करते, वो दूसरी तरफ क्यों उसको डाइवर्ट वो इमोशनल कर रहे हैं पब्लिक को। वो कह रहे हैं कि देखिए, तो अब ये 21वीं शताब्दी की जनता ये इमोशनल नहीं होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है क्योंकि कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी है, क्या आपको आपको लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट है ये? निश्चित रूप से। क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए बाहर निकले हैं वो, 1 तारीख को वापस जाएंगे, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इनकी जगह वहीं पर है और उन्होंने दिया है तो दिया है। पर एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि अगर 4 जून को इंडिया अलायंस जीत गया तो उन्हें जेल नहीं जाना, फिर उनको बेल मिल जाएगी। यानी क्यों वो किसी सरकार से इन्फ्लुएंस होता है? वो उनकी कार्यशैली का तरीका है, ओबे और गेट लॉस्ट। तो वो सोचते हैं कि सत्ता में आते तो हम इनको कहते हमारे डिक्टेट्स मानो, नहीं तो गेट लॉस्ट। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करती है। नड्डा जी, मेरा अगला सवाल है कि ईडी सीबीआई पर तो आप पे बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर भी सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि हर एजेंसी का दुरुपयोग करके विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं और आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरोप आपकी पार्टी पर लगाया जाता है कि आप लोकतंत्र ही समाप्त करना चाहते हैं। आप बुरे कर्म करो और दोष किसी और पर जड़ो। आप बताइए, ईडी ने जितने भी चार्जेस पॉलिटिकल लीडर्स पर लगाए हैं, एक भी चार्ज में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कोर्ट से कोई रियायत मिली क्या? क्या किसी चार्ज को किसी कोर्ट ने कहा कि ये गलत चार्ज है? किसी को भी उन्होंने कोई रियायत दी हो और कहा हो कि नहीं, ये जो चार्ज फ्रेम है ये गलत है?
तो इसलिए ईडी की क्रेडिबिलिटी पर यह प्रश्न खड़ा करना, ये नैरेटिव क्रिएट करना, ये विपक्ष का काम है। बुरे कर्म करो और फिर छुपाने के लिए दूसरों पर दोष डालो, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, एसओपी है ये इनका। अब रही बात ईवीएम की, जीत जाओ तो तुम पहलवान, हार जाओ तो ईवीएम दोषी। ये क्या तरीका है? हमारे यहां एक कहावत है हिंदी में, नाच ना आवे आंगन टेढ़। नाचना ना आए तो बोलो आंगन टेढ़ा है। और अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। पिछले एक महीने में इन लास्ट 30 डेज सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आए हैं जिसमें विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। ऐसा है, ये मुंह की खाने के बावजूद भी इनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा किया जा सकता है। ये इनका राजनीतिक एजेंडा है। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी तपस्या, उनका कार्य करने का तरीका, उसको भारत की जनता ने दिल से अपने साथ आत्मसात किया है। और उसी ताकत पर दुनिया भर में, देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार जी ये नारा गूंज रहा है। नतीजों के बाद अगर कुछ कमी रही तो बतौर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका प्लान बी क्या है? ऐसा कोई कमी ही नहीं रहेगी। आप अमित जी, मेरी बात पूरी जिम्मेवारी से अब मैं आपको बता रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंट एकदम। आप 4 तारीख को हमको मिलिएगा, कोई कमी रहने वाली नहीं है, कोई प्लान बी की जरूरत नहीं है। एक तरफा लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया। बीजेपी का नंबर क्या होगा? 400 पार, बीजेपी 370 प्लस। 370 प्लस अभी भी? जी। चलिए, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप अपना 370 कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे तो आप लोगों को शपथ ग्रहण में बुलाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को शपथ ग्रहण का अभी से न्योता देता हूं, मैं तो मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री बोलूंगा। ऐसा है कि अब वो हमारे पार्टनर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हसीन सपने ही हैं। जी। और राहुल गांधी जो हैं वो खटाखट गरीबी को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पहले गरीबी का ग समझ लें क्या है, तब गरीबी से। आपको क्यों लगता है राहुल गांधी को समझते ही नहीं है? मैं इसलिए लगता है क्योंकि उनको कोई चीज डेप्थ से समझने की आदत नहीं है। आपने एक उनका नया नामकरण भी कर दिया, वो पर्ची वाले नेता है, आप ही ने सदन में बोला था, उसके बाद से पूरी बीजेपी बोलने लग गई है। तो सच्चाई बोली ना मैंने, पर्ची वाले नेता है। किसने कॉन्ट्रडिक्ट किया? आप बताइए, वो मुस्लिम लीग का एजेंडा उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आत्मा मर गई क्या? आप बताइए, वो लेफ्टिस्टों का एजेंडा लेकर के चले हुए हैं, वो लेफ्टिस्टों का एजेंडा लेकर के चले हुए हैं। पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है क्या? आत्मा समाप्त हो गई है क्या? इसी के लिए कांग्रेस बनी थी क्या? तो ये कांग्रेस तो हाईजैक्ड है। तो और उनको ये पर्चियां कौन दे रहा है? कौन से एजेंडा उठा करके ला रहे हो? अरे पहले अपने पिताजी को बोलो कि उनकी अकल नहीं थी, हमको अकल ज्यादा आ गई है। जिन्होंने कहा कि ओबीसी के बारे में जिन्होंने वक्तव्य दिया था, रिजर्वेशन के बारे में, लेकिन राहुल कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मीडिया नहीं है हमारे साथ। ये राहुल जी बोलते हैं, ईवी मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आपने मेरे से इंटरव्यू में कम से कम 20 बार उनके बारे में प्रश्न किया जी। अब इससे मीडिया उनको क्या प्रोजेक्शन दे सकती है? लेकिन बात बड़ी स्पष्ट है कि आप यू कैन नॉट इंप्रूव समबडीज कंटेंट। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक भी बात मैंने कोई ख्याल में बोली है क्या? मैंने तथ्यों पर बोला है। नहीं, वो हमसे अगर इंटरव्यू करने के लिए राजी होंगे तो हम जरूर उनका भी करेंगे। अब आपने कहा कि वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, तो लेवल प्लेइंग कहां है? स्पेशल फील्ड है उनके लिए, हम हैं लेवल पर। आप हमको जब बोलते हैं मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता हूं। ये तो वो शाही खानदान से है जो सिर्फ बोलेंगे, सुनेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने तो 50 से ज्यादा इंटरव्यू कर दिए इस इलेक्शन के अंदर। तो लेकिन मैं अब आपके राज्य पर आता हूं, हिमाचल प्रदेश में। वहां पर 4 लोकसभा सीटें हैं, आपको तो पूरा देश ही है, लेकिन क्योंकि आपका गृह प्रदेश है, और इस बार 6 विधानसभा सीटों का भी चुनाव है। और अमित शाह जी ने कहा कि इस बार आपके पास एक बड़ा मौका आया है, सरकार भी बीजेपी की लाने के लिए, नीचे भी और ऊपर भी। कांग्रेस की एक सरकार हिमाचल, छोटा सा राज्य है, वहां पर बनी, और आप लोग उसके भी पीछे पड़ गए। हम पीछे नहीं पड़े जी। देखिए, बड़े सिंपल सी बात है। आप सोचिए जी कि आपके 6 विधायक आपके विरोध में वोट डाल देते हैं। कभी कांग्रेस ने इसका एनालिसिस किया कि मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा खाना हमारे साथ खाया, लंच हमारे साथ किया, डिनर हमारे साथ किया, वोट कहीं और डाला है। यही तो इसका मतलब आपसे परिवार नहीं संभल रहा है, आप सरकार चलाने लायक नहीं है। आपके बीच में भाइयों में झगड़ा है और भाइयों के मन में कुछ और है, ये आपको पता नहीं चलता है।
आप पार्टी चला रहे और दोष मेरे ऊपर दे दो। तो क्या 6 में से जो विधानसभा की 6 में से कितनी बीजेपी? 6 में से 6 भारतीय जनता पार्टी। 4 में से 4 की 4 लोकसभा में 4 में बिल्कुल 4। मंडी भी आएगी 2014 में भी आई है, 2019 में भी आई है, 2024 में भी। क्योंकि कंगना रनौत वहां से लड़ रही हैं और जीतेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने बोला कि जिस मंदिर में गई उस मंदिर को धोना पड़ेगा। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। देखिए ये सब लोग इसी अंदाज में जीते रहे ना, सब ये प्रिंसेसेस की पार्टियां हैं। ये तो वो भी राजा के, हाँ वो भी राजा के उस खानदानों से आते हैं। तो इनको वो कोई मंदिर में ना जाए, सिर्फ पूजा मैं ही करूं, मैं ही अभिषेक करूं, मेरा ही अधिकार है, इस मानसिकता में पले बले हैं, बड़े हैं। तो इस तरीके के लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल। आखिर में मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। मैं नंबर की बात करूंगा आपके साथ। उत्तर प्रदेश का नंबर आप बता चुके हैं कि बीजेपी पिछली बार से ज्यादा इंप्रूव करेगी। बंगाल और ओडिशा में आपको क्या दिख रहा है? मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है और हम मेजॉरिटी सीट्स बंगाल में लेंगे और उड़ीसा में हम स्वीप कर जाएंगे। 21 के 21 ले। तेलुगु स्टेट्स आंध्रा और तेलंगाना दोनों में हम अच्छा करेंगे। क्या हमारा नंबर जो है 10 डबल क्रॉस करेगा, डबल डिजिट क्रॉस करेगा तेलंगाना में, और हम आंध्र प्रदेश में 6 में से 4 जीतेंगे और हम स्वीप करेंगे लोकसभा में। जी, मेरा अगला सवाल अलायंस के साथ। और दक्षिण भारत के अंदर आपको कर्नाटका, तमिलनाडु कैसा दिखाई दे रहा है? तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा, सीट शेयर हमारा बढ़ेगा जी, और हमारा केरला में भी हमारा सीट शेयर आएगा। सीट शेयर आएगा, सिर्फ वोट शेयर नहीं, सीट भी आप सीट भी लगाएंगे। वी आर तो तमिलनाडु और केरला में कितनी सीट? देखिए कितनी तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हम आपके पास नंबर्स कुछ ना कुछ पहुंच गए होंगे। 2-3 सीटें हम केरला में लाएंगे और 3-4 सीटें हम से अधिक हम तमिलनाडु में ले आएंगे। तो आपको लगता है अगर नॉर्दर्न इंडिया में आपकी सीट्स कम होंगी तो यहां आपकी अच्छी? नहीं, हम उड़ीसा में पूरा कवर कर लेंगे, हम वेस्ट बंगाल में पूरा कवर कर लेंगे, हम आंध्र प्रदेश में कवर कर लेंगे, और नॉर्थ में हमारी सीट्स कम नहीं हो रही हैं। जी जी, मतलब आप मुझे ऐसा मत समझिए कि हम ये सीट मेंटेन करते हुए हम इसको जी। बीजेपी धारा 370 हटा चुकी है, राम मंदिर बना चुकी है। तीसरी टर्म में बड़ा एजेंडा क्या होगा? ये हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा है, लोगों की सेवा करेंगे, और बाकी आपको सब मालूम ही है, सीए का विषय था, बाकी सारे विषय थे, वो हमारे आइडियोलॉजिकल विषय है, उनको आप राज्य सरकार में मंत्री रह लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए, देश के हेल्थ मिनिस्टर रह लिए, तो तीसरी टर्म में नरेंद्र मोदी की सरकार में आपका रोल क्या होगा? ऐसा, मैं कार्यकर्ता के रूप में ही तीनों काम किया, जब भी काम किया कार्यकर्ता के रूप में। मैं मंत्री था, मुझे कहा गया कि पार्टी के लिए आप यहां आइए, मैं यहां दिल्ली आ गया, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। इसलिए पार्टी को मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं, जो मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी, और वो जिम्मेवारी पद से नहीं जुड़ी होती है। कल मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, लेकिन पार्टी के लिए मैं इसी तरीके से दिन रात काम करने वाला। जी, अगला सवाल मैं नहीं पूछूंगा, ये एक हमारे रिपोर्टर, हमारी एंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से, उसका जो जवाब था मुझे लगा ये आपको दिखाना चाहिए। उनका वोट दिया, यूपी में उनका ही वोट दिया। नहीं, ये तो बताना नहीं होता किसको वोट नहीं, दिया। हमने मोदी जी को दिया, मोदी जी को दिया। क्यों दिया? हमारे वो माता पिता है, माता पिता है मोदी जी हमारे भाई भी है। भाई भी है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने हमारे को उठाया है। अच्छा। लेडीजों को उन्होंने उठाया, तो वही इनको अपना भाई, माँ बाप सब कुछ हमारे लिए वही है। देखिए, ये जो हमारी पूज्य बहन बोल रही हैं जी, ये भारत के करोड़ों लोगों के घर की कहानी है। करोड़ों लोग ये महसूस करते हैं कि उनके दुख दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनको एम्पावर करने का, सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी ने समाज के दर्द को समझ करके उनको उनकी सेवा में हर पल पिछले 10 साल बतौर प्रधानमंत्री लगाए हैं, और इसी कारण से आज इस तरीके से हमारी माताएं बहनों का, करोड़ों माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। कि इमोशन भी है, वो अपने आप प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई, अपना माता, अपना अभिभावक मान रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इमोशन है। लेकिन मेरा आखिरी रैपिड फायर 3 सवाल होंगे, और 4 जून के बाद ज्यादा चर्चा किसकी होगी, राहुल गांधी की या ईवीएम की? ऐसा है कि वो ईवीएम की चर्चा करेंगे और चर्चा करने वाले राहुल गांधी होंगे। बीजेपी की बड़ी चुनौती कौन है, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल? ऐसा, ये सब एक बराबर है। इसलिए हमारे लिए जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उनमें ये शामिल है। और ये जो है, ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, ज्यादा पसंद आपकी कौन है, सरकार है या संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट? ऐसा है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे जो जिम्मेवारी दी जाती है वो मैं पूरा करता हूं,
और पार्टी में हमेशा मैं काम करता हूँ, सरकार में रहा हूं तब भी मैं पार्टी का काम करता रहा। जी चलिए, चुनावों के बीच आपने अपने इतना समय दिया, आपका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और न्यूज 18 के साथ आपने हर उस सवाल का जवाब दिया जो देश की जनता आपसे शायद जानना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका अभिष जी, इस बहाने मुलाकात हुई चुनाव के दौरान, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।